तो क्या हुआ अगर वो अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ रहा है? कमाता है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता है, मुझे क्या देता है? और तुम दीप्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? ये 80 लाख रुपए मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। मैं एक ढेला भी नहीं दूंगी। अपनी बचत निकालो, गहने बेचो, भीख मांगो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे बीच में मत घसीटो। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे बेटे जतिन को कुछ भी हुआ तो तुम सबको इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के ठीक बाहर, जहां फिनाइल की तीखी गंध और हवा में तैरती सिसकियां किसी का भी कलेजा कंपा देती थी, वहां 60 वर्षीय मीरा जी के मुंह से निकले ये शब्द किसी बम धमाके की तरह गूंज रहे थे। वहां खड़े डॉक्टर के हाथ में पकड़ा क्लिपबोर्ड ठिठक गया। सफेद एप्रन पहने एक जूनियर नर्स जो दवाइयों की ट्रे लेकर भाग रही थी, उसके कदम वहीं जम गए। पास की बेंच पर बैठे एक बूढ़े मरीज ने, जो खुद अपनी बीमारी से करहा रहा था, अपनी कांपती उंगलियां दांतों तले दबा ली। हर कोई स्तब्ध था। किसी को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक सगी माँ, जिसके ठीक पीछे कांच के दरवाजे के पार उसका छोटा बेटा खून से लथपथ पट्टियों में लिपटा अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा हो, वो पैसों की खातिर इतनी क्रूर और संवेदनहीन हो सकती है? दीप्ति, जिसके कपड़ों पर जतिन के शरीर का ताजा खून जगह जगह लगा हुआ था, अपनी सुध बुध खो चुकी थी। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसने मीरा जी की साड़ी के पल्लू को अपने कांपते हाथों में जकड़ लिया। उसकी आंखें रोते रोते सूजकर लाल हो चुकी थीं और आवाज गले में ही दम तोड़ रही थी। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। जतिन आपका छोटा बेटा है, आपकी कोख से जन्मा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर अगले 1 घंटे के भीतर तुरंत 8 लाख रुपए जमा नहीं किए और ओ निगेटिव खून का इंतजाम नहीं हुआ तो वो दम तोड़ देगा। माँ जी, हमारे पास जो कुछ था हमने सब लगा दिया। जेठ जी ने अपनी अलमारी से अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी, दोस्तों से जो बन पड़ा मांग लिया। फिर भी सिर्फ 5 लाख ही हो पाए हैं। 3 लाख रुपए की और जरूरत है माँ जी। अगर अभी पैसे नहीं जमा हुए तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद कर देंगे। प्लीज माँ जी, अपने बेटे की जिंदगी की भीख दे दीजिए। दीप्ति का सिर मीरा जी के पैरों से टकरा रहा था, लेकिन मीरा जी के चेहरे की नसें तक नहीं हिली। उन्होंने बड़ी बेरुखी से अपने पैरों को पीछे खींचा, जिससे दीप्ति का हाथ उनके पल्लू से छूट गया और वो वहीं फर्श पर आगे की ओर गिर पड़ी। मीरा जी ने अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक की, अपना चश्मा नाक पर ऊपर सरकाया और मुंह फेर लिया। उनके चेहरे पर बेटे की इस तड़प या बहू की इस लाचारी का कोई असर नहीं था। वहां सिर्फ एक ही भाव था, अपने बैंक अकाउंट में जमा 80 लाख रुपए खो देने का एक सन की डर। भीख मत मांगो मुझसे, मीरा जी की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। जब जतिन को बड़ी नौकरी मिली थी तब तो तुम दोनों हर महीने शॉपिंग मॉल जाते थे, नए नए कपड़े, बच्चों के महंगे स्कूल। तब याद नहीं आई ये बूढ़ी माँ? अब जब मुसीबत आई है तो मेरी छाती पर मूंग दलने चली आई हो? मैंने कह दिया ना, ये पैसा मेरे पति की पेंशन और ग्रेच्युटी का है। उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था, मैं जीते जी इस पैसे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तभी दूर गलियारे से भागते हुए दिनेश आए। दिनेश मीरा जी के बड़े बेटे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, शर्ट के बटन टूटे हुए थे और हाथों में कुछ पैसों के लिफाफे थे। अपनी माँ की ये बातें सुनकर उनका भी खून खौल उठा, लेकिन इस समय गुस्सा करने का वक्त नहीं था। माँ, दिनेश की आवाज में गुस्सा और रुलाई दोनों मिल रहे थे। आप क्या बोल रही हैं? आपको होश भी है? जतिन अंदर घायल पड़ा है। ट्रक ने उसकी बाइक को इतनी बुरी तरह कुचला है कि उसके पैर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। और आप पैसों की बात कर रही हैं? वो 80 लाख रुपए किस काम आएंगे अगर आपका बेटा ही नहीं रहेगा? क्या उन पैसों को चबा कर आप अपना पेट भरेंगी? दिनेश, जवान संभाल कर बात कर अपनी माँ से। मीरा जी ने अपनी उंगली हवा में लहराई। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तुम दोनों भाइयों ने मुझे जीते जी मार रखा है। अलग रहने लगे तो क्या सोचा कि मैं बेसहारा हो गई? मेरे पास ये पैसा है, इसीलिए तुम लोग आज मुझसे ये बात करने आए हो। अगर आज मैं ये 3 लाख दे दूं तो कल तुम लोग मुझे रास्ते पर छोड़ दोगे। मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। इतने में आईसीयू का दरवाजा खुला और मुख्य सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सीधे दिनेश को देखा। मिस्टर दिनेश,
5 लाख जमा हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा था कि बाकी के 3 लाख तुरंत चाहिए, क्योंकि हमें कुछ विशेष सर्जिकल इम्प्लांट्स बाहर से मंगवाने हैं। मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। अगर आप लोग पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते, तो हमें फॉर्म पर साइन करके दे दीजिए कि मरीज की जान जाने की जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। ये सुनते ही दीप्ति के मुंह से एक चीख निकल गई और वो वहीं फर्श पर बेहोश हो गई। मीरा जी हमेशा से ऐसी नहीं थी, या शायद उनके भीतर का ये रूप हमेशा से छुपा हुआ था, जिसे केवल पैसे की गर्मी ने बाहर निकाला था। बात करीब 40 साल पुरानी है, जब मीरा जी इस घर में ब्याह कर आई थी। उनके पति रमेश जी एक बेहद सीधे, ईमानदार और भगवान से डरने वाले इंसान थे। वो सिंचाई विभाग में एक अच्छे पद पर थे। रमेश जी की सैलरी अच्छी थी, लेकिन उनका मानना था कि पैसा दूसरों की मदद करने और परिवार में खुशियां बांटने के लिए होता है। इसके उलट मीरा जी का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता था कि घर में आने वाला एक एक पैसा कैसे बचाया जाए। शुरुआती दिनों में इसे केवल किफायत समझा गया, लेकिन वक्त के साथ ये किफायत एक मानसिक बीमारी और कंजूसी में बदल गई। जब दिनेश और जतिन छोटे थे, तब भी मीरा जी घर के खाने में कटौती करती थी, ताकि बैंक में कुछ पैसे जमा किए जा सके। बच्चों को अच्छे खिलौने या कपड़े मिलना तो दूर, वो त्योहारों पर भी घर में क्लेश कर देती थी कि फालतू का खर्च हो रहा है। रमेश जी अक्सर उन्हें समझाते, मीरा, पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आएगा। इन्हें अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। लेकिन मीरा जी का एक ही जवाब होता, आपको क्या पता, कल को न अगर नौकरी छूट गई या कोई बीमारी आ गई, तो ये दुनिया थूकेगी भी नहीं हमारे ऊपर। पैसा ही इंसान का सबसे बड़ा भगवान है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। दिनेश की शादी अलका से हुई और जतिन की शादी दीप्ति से। दोनों बहुएं बेहद सुलझी हुई और संस्कारी थीं, लेकिन मीरा जी का स्वभाव बदलने का नाम नहीं ले रहा था। वो रसोई के राशन का एक एक दाना गिनकर रखती थीं। बहुएं अगर अपने मायके से मिली साड़ियों को पहनती, तो मीरा जी ताना मार दी कि हमारे बेटे की कमाई उड़ा रही हैं। घर का माहौल हर गुजरते दिन के साथ जहरीला होता गया। मीरा जी सुबह उठते ही किसी न किसी बात पर कलेश शुरू कर देती थी। कभी दूध वाले के 2 रुपए ज्यादा देने पर, तो कभी बच्चों के स्कूल की कॉपियों पर। तंग आकर रमेश जी के रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही दोनों बेटों ने हाथ जोड़ लिए। दिनेश ने एक दिन रोते हुए जतिन से कहा था, जतिन, अगर हम इस घर में रहे, तो हमारी पत्नियां और बच्चे पागल हो जाएंगे। माँ रोज सुबह शाम सिर्फ पैसों के लिए महाभारत करती हैं। नतीजा ये हुआ कि दोनों भाइयों ने शहर के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे किराए के मकान ले लिए और अपने पत्नियों के साथ रहने लगे। मीरा जी ने इस पर भी कलेश किया कि बेटे उनका हक मार रहे हैं, लेकिन वो खुद किसी के साथ रहने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो बेटों के साथ रहेंगी, तो उन्हें अपनी पेंशन या रमेश जी के पैसों में से कुछ ना कुछ घर पर खर्च में देना पड़ेगा। वो अपने उस पुराने बड़े मकान में अकेली रहने लगे, जहां सन्नाटा तो था, पर उनके पैसों की सुरक्षा थी। असली मोड़ तब आया जब रमेश जी रिटायर हुए। उनके विदाई समारोह में विभाग की तरफ से उन्हें 80 लाख रुपए का एक मुश्त फंड मिला। रमेश जी बहुत खुश थे। उन्होंने घर आकर अपनी डायरी निकाली और हिसाब लगाने लगे। 40 लाख दिनेश को दे दूंगा, ताकि वो अपना एक छोटा सा फ्लैट खरीद सके और किराए के जंजाल से छूटे। और 40 लाख जतिन को, क्योंकि उसे अपनी कंपनी शुरू करनी है। अभी रमेश जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मीरा जी ने कमरे में आकर तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मेरे जीते जी मुझे सड़क पर लाने की तैयारी हो रही है? ये नालायक बेटे अलग जाकर रहने लगे, और आप अपनी जिंदगी भर की कमाई इन्हें सौंप दे रहे हैं। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अगर इस पैसे में से एक कौड़ी भी किसी बेटे को गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने बहू बेटों का जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है। बेटों को पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बना दिया है। अब मेहनत करें और अपने परिवार को पालें। हमारी बुढ़ापे की लाठी पर क्यों नजरें गड़ाए बैठे हैं? रमेश जी कमजोर दिल के इंसान थे। वो मीरा जी के इस ड्रामे और रोज रोज के क्लेश से अंदर से टूट चुके थे। अपनी बदनामी और घर की शांति भंग होने के डर से उन्होंने घुटने टेक ली। वो पूरा 80 लाख रुपया मीरा जी के सिंगल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
इस घटना के ठीक 11 महीने बाद रमेश जी की आत्मा ने इस अशांत घर से हमेशा के लिए विदा ले ली। उन्हें एक रात अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। जब अस्पताल ले जाने की बात आई तो मीरा जी ने वहां भी एम्बुलेंस बुलाने के बजाय ऑटो का इंतजार किया ताकि पैसे बच सकें। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रमेश जी ने दिनेश और जतिन के हाथों में अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। जाते जाते उनकी आंखों में अपनी पत्नी के इस लालच के लिए एक गहरा दुख था। पति की मौत के बाद मीरा जी का दिल और ज्यादा सख्त हो गया। अब वो पूरी तरह 80 लाख रुपए की मालकिन थी। दोनों बेटे अपने अपनी मामूली नौकरियों से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे थे, महंगाई के इस दौर में जूझ रहे थे। लेकिन मीरा जी ने कभी मुड़कर ये नहीं पूछा कि बच्चों की फीस कैसे जा रही है या घर में राशन है या नहीं। उल्टा वो हर महीने दोनों बेटों के घर जाकर बिजली का बिल और अपनी दवाइयों के पैसे वसूल कर लाते थे। उनकी लालच और कंजूसी की आदत कोई आदत नहीं बल्कि एक बीमारी बन चुकी थी। और आज उसी लालच की पराकाष्ठा इस अस्पताल के गलियारे में साफ दिख रही थी, जहां उनका अपना खून दम तोड़ने की कगार पर था। आईसीयू के बाहर का माहौल ऐसा था मानो वक्त ठहर गया हो। दीप्ति फर्श पर बेसुध पड़ी थी और मीरा जी अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती हुई दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गईं, जैसे इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई लेना देना ही ना हो। तभी गलियारे के दूसरे छोर से दिनेश की पत्नी अलका दौड़ती हुई आई। उसके पीछे उसके दोनों बच्चे और दीप्ति के बच्चे रोते हुए आ रहे थे। अलका ने जैसे ही दीप्ति को फर्श पर बेसुध देखा, वो घुटनों के बल बैठ गई और दीप्ति का सिर अपनी गोद में उठा लिया। दीप्ति, दीप्ति आंखें खोलो। डॉक्टर ने क्या कहा? जतिन कैसा है? अलका ने बदहवास होकर अपने पति दिनेश से पूछा। दिनेश ने दीवार पर अपना सिर मार दिया और रोते हुए बोले, सब खत्म होने वाला है अलका। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर अगले 1 घंटे में 3 लाख रुपए और ओ नेगेटिव खून नहीं मिला तो वे जतिन को नहीं बचा पाएंगे। माँ के पास 80 लाख रुपए हैं, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी देने से मना कर दिया है। अलका ने चकित होकर दूर बेंच पर बैठी अपनी सास को देखा। अलका और दीप्ति के बीच अतीत में कई घरेलू मनमुटाव हुए थे, जो अक्सर मीरा जी की वजह से ही होते थे। लेकिन इस समय जतिन की जिंदगी और दीप्ति का सुहाग दांव पर था। अलका के भीतर की ममता और इंसानियत जाग उठी। उसने अपने कानों से सोने के झुमके और गले से मंगलसूत्र उतारा। ये लीजिए। अलका ने अपने गहने दिनेश के हाथ में थमा दी। इसे ले जाइए। अस्पताल के ठीक सामने एक ज्वेलरी शॉप है, जल्दी से जाकर इन्हें बेच दीजिए। ये गिरवी रख दीजिए। 3 लाख नहीं तो कम से कम 1.5-2 लाख तो मिल ही जाएंगे। दिनेश ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी के गहने देखे। अलका, ये तुम्हारी शादी का मंगलसूत्र है। दिनेश, जतिन की जिंदगी से बढ़कर ये सोना नहीं है। अगर जतिन को कुछ हो गया तो हम दीप्ति को क्या मुंह दिखाएंगे? आप जल्दी जाइए, अलका ने चिल्ला कर कहा। इसी बीच दीप्ति को होश आ गया। वो अपनी जेठानी के पैरों में गिर गई। दीदी, आप मेरे लिए अपना सुहाग की निशानी बेच रही हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अलका ने दीप्ति को गले से लगा लिया। पगली, तू क्या मुझे पराया समझती है? जतिन मेरा भी छोटा भाई है। दोनों जेठानी देवरानी एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। उधर दिनेश गहने लेकर भागे। खुशकिस्मती से दुकान वाले ने स्थिति को गंभीरता को समझा और गहनों के बदले 2.5 लाख रुपए तुरंत दे दिए। बाकी के 50,000 रुपए दिनेश के एक दोस्त ने अस्पताल पहुंचकर नकद दे दिए। रुपए काउंटर पर जमा हुए, खून का इंतजाम हुआ और डॉक्टरों ने जतिन का ऑपरेशन शुरू किया। पूरे 7 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जलती रही। दीप्ति, अलका और दिनेश बाहर बेंच पर बैठे प्रार्थना करते रहे। इस पूरे समय में मीरा जी भी वहीं बैठी रही, लेकिन उनके मुंह से बेटे के लिए एक दुआ तक नहीं निकली। वे बस बार बार अपनी घड़ी देख रही थीं कि कब ये सब खत्म हो और वे अपने घर जाएं। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन एक राहत भी थी। ऑपरेशन सफल रहा। हमने आंतरिक रक्तस्राव को रोक दिया है। पैर की हड्डी को जोड़ने के लिए रॉड डाली गई है। लेकिन जतिन अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। उसे कम से कम 2-3 महीने अस्पताल में रहना होगा और आगे का खर्च बहुत ज्यादा होगा। आप लोग पैसों का इंतजाम रखिए। दीप्ति ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह होते ही अस्पताल ने दवाइयों और वार्ड का नया बिल थमा दिया।
रात को जो पैसे जुटाए गए थे वे सब ऑपरेशन में खत्म हो चुके थे। अब आगे के इलाज के लिए और 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत थी। दीप्ति ने एक आखिरी बार अपने स्वाभिमान को किनारे रखकर अपनी सास के सामने हाथ जोड़े। वो मीरा जी के पास गई, जो अस्पताल की कैंटीन में आराम से चाय पी रही थी। माँ जी, दीप्ति ने भर्राई आवाज में कहा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पता है आप हमसे नाराज हैं, लेकिन इस समय जतिन की जान पूरी तरह बचानी जरूरी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर दवाइयां समय पर नहीं मिली तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और पैर काटना पड़ सकता है। माँ जी, आपके पास तो 80 लाख रुपए हैं। जतिन के इलाज के बाद भी आपके पास लाखों रुपए बच जाएंगे। आप बुढ़ापे की बात करती हैं ना? हम दोनों बहुएं मिलकर आपकी सेवा करेंगे। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपकी दवाइयों, इलाज का खर्च हम उठाएंगे, लेकिन बस इस समय 5 लाख रुपए दे दीजिए। मीरा जी ने चाय का कुल्हड़ मेज पर रखा और दीप्ति को घूर कर देखा। उनके दिमाग में एक घिनौनी योजना चल रही थी। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने इस समय पैसे नहीं दिए तो समाज में उनकी थू थू होगी, लेकिन वो मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं देना चाहती थी। ठीक है, मीरा जी ने सूखी आवाज में कहा, मैं 5 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दीप्ति की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। कैसी शर्त माँ जी? आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मीरा जी ने अपने बैग से एक छोटा स्टैम्प पेपर निकाला, जिसे वे सुबह ही अपने वकील से मंगवा कर लाई थी। उन्होंने उसे मेज पर फैला दिया। ये कर्ज है। इस कागज पर लिखा है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रही हूँ और तुम हर महीने अपनी कमाई या कहीं से भी लाकर मुझे 20-20 हजार रुपए की किश्त के रूप में ये पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करोगी। जब तक पूरा पैसा वापस नहीं होता, तब तक जतिन के हिस्से का जो आधा मकान है वो मैं किराए पर उठाऊंगी। मंजूर है तो साइन करो, वरना मैं चली अपने घर। ये सुनकर दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ अपने ही बेटे के इलाज के लिए उसकी बेबस पत्नी से ब्याज पर कर्ज का एग्रीमेंट करवा रही थी और घर मांग रही थी। दूर खड़े दिनेश और अलका ने भी ये सुना और वे स्तब्ध रह गए। दीप्ति, साइन मत करना, दिनेश ने आगे बढ़कर कहा। हम कहीं और से इंतजाम करेंगे। लेकिन दीप्ति ने दिनेश को रोक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में लाचारी नहीं, बल्कि एक भयंकर गुस्सा और स्वाभिमान की ज्वाला धधक रही थी। उसने उस कागज पर दस्तखत कर दिए। मुझे मंजूर है माँ जी। दीप्ति की आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि पत्थर की तरह ठोस हो चुकी थी। मैं आपका ये पैसा पाई पाई करके लौटाऊंगी। और सुनिए, आज के बाद मेरे और आपके बीच कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरी सास नहीं और जतिन की माँ तो बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ एक साहूकार हैं, जिसने हमारे बुरे वक्त का सौदा किया है। मीरा जी ने बिना कुछ कहे चेकबुक निकाली, 5 लाख का चेक काटा और दीप्ति के मुंह पर फेंक दिया। वे अपना बैग उठाकर बिना मुड़े अस्पताल से चली गईं। जतिन का इलाज जारी रहा। कुछ दिनों बाद कुछ सुधार होने पर जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी रीढ़ और पैर में इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि डॉक्टरों ने उसे कम से कम 2 साल तक पूरी तरह बेड रेस्ट या व्हील चेयर पर रहने की सलाह दी। उसकी नौकरी छूट चुकी थी। घर की पूरी जिम्मेदारी अब दीप्ति के कंधों पर आ गई थी, लेकिन दीप्ति ने हार नहीं मानी। उसने सुबह 4 बजे उठकर बच्चों के लिए खाना बनाना, जतिन की पट्टियां बदलना और फिर सुबह 8 बजे लोकल ट्रेन पकड़कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने जाना शुरू कर दिया। दीप्ति ने एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शाम को 6 बजे ऑफिस से लौटने के बाद वो रात के 12 बजे तक सिलाई और घर के काम निपटाती। दीप्ति का एक ही लक्ष्य था, मीरा जी का कर्ज चुकाना और अपने स्वाभिमान को आजाद कराना। दीप्ति अपने पति और बच्चों को लेकर जेठ जेठानी के पास ही किराए के घर में रहने लगी। अलका ने भी दीप्ति का पूरा साथ दिया। वो दीप्ति के बच्चों को संभालती, उनके लिए खाना बनाती, ताकि दीप्ति पूरा ध्यान कमाने पर लगा सके। इस कठिन समय ने दोनों देवरानी जेठानी के दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। हर महीने की 1 तारीख को दीप्ति खुद मीरा जी के घर पर जाती और 20 हजार रुपए नकद उनके हाथ में रख देती। मीरा जी बिना किसी शर्म के वो पैसे गिनती और अपनी डायरी में नोट कर लेती।
पूरे 2 साल तक दीप्ति ने अपना सुख चैन, अपनी नींद और अपना खून पसीना एक करके मीरा जी के 5 लाख रुपए का कर्ज चुका दिया। जिस दिन आखिरी किस्त दी गई, दीप्ति ने मीरा जी से एग्रीमेंट का कागज वापस लिया, उसे उनके सामने ही फाड़ कर हवा में उड़ा दिया और कहा, आज से आप हमारे लिए मर चुकी हैं। वक्त बदला। जतिन व्हील चेयर के सहारे थोड़ा बहुत चलने लगा था और उसने घर से ही कंप्यूटर पर कुछ काम ढूंढ लिया था। दोनों भाइयों का परिवार अब एक साथ एक बड़े किराए के मकान में रहने लगा, जहाँ खुशियां थी, प्यार था और सुकून था। दूसरी तरफ मीरा जी के आलीशान लेकिन सूने मकान में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। उम्र के 62वें पड़ाव पर पहुंचते ही मीरा जी का शरीर बीमारियों का घर बन गया। उन्हें पैरालिसिस का एक हल्का अटैक आया, जिसने उनके दाहिने हिस्से को कमजोर कर दिया। इसके बाद उनके फेफड़ों में पानी भर गया। अब स्थिति ये थी कि मीरा जी के बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए से बढ़कर ब्याज मिलाकर लगभग 85 लाख रुपए हो चुके थे। लेकिन उस घर में उन्हें एक घूंट पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वे रात भर बिस्तर पर पड़ी, दर्द से करहन, और उनकी नजरें उस अलमारी पर टिकी रहती जहां उनकी पासबुक रखी थी। उन्हें समझ आने लगा था कि नोटों की गड्डियां ना तो दर्द कम कर सकती हैं और ना ही अकेलेपन का सन्नाटा भर सकती हैं। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, मीरा जी, आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। आपके लीवर और किडनी फेल हो रहे हैं। आपको अब सहारे की जरूरत है। अगर आपके परिवार में कोई है तो उन्हें बुला लीजिए। मौत की आहट सुनते ही मीरा जी का सारा अहंकार, सारी कड़वाहट और सारा लालच रेत के महल की तरह ढह गया। अब उन्हें अपने बेटे बहू, पोते पोतियों की याद आने लगी। उन्हें अपने पास बुलाएं तो बुलाएं कैसे? पर फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से दिनेश को फोन मिलाया। दिनेश, बेटा एक बार आ जाओ। जतिन, बहुओं और बच्चों को भी ले आओ। मुझे मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। उसी शाम पूरा परिवार मीरा जी के उस ठंडे और उदास मकान में दाखिल हुआ। कमरे में दवाइयों की दुर्गंध और सन्नाटा पसरा था। मीरा जी बिस्तर पर लेटी थी। उनका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था और सांसें उखड़ रही थी। उनके सिरहाने पर उनकी वही पुरानी चेकबुक और पासबुक रखी थी। जैसे ही उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकवे के कारण उनका दाहिना हाथ उठा ही नहीं। मेरे बच्चों, मीरा जी की आवाज में झिग्गी बंधी हुई थी, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बच्चों को दुख दिए। मैंने तुम लोगों को बहुत तड़पाया है, बहुत बड़ा पाप किया है। लोग कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पर मुझे देखो, मैं कुमाता बन गई, लेकिन मेरे बच्चों ने फिर भी मेरी फिक्र करनी नहीं छोड़ी। मेरी एक आवाज पर तुम सब भागे भागे चले आए। मेरे बच्चों, मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। देखो, भगवान ने मुझे सजा दे दी है। मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। मेरे अकाउंट में इस समय 85 लाख रुपए हैं और मैं ये सारे पैसे अब तुम दोनों भाइयों के नाम करना चाहती हूँ। ये चेकबुक लो और अपनी माँ को माफ कर दो। मुझे इस पाप के बोझ से आजाद कर दो। दिनेश और जतिन दोनों चुपचाप खड़े रहे। जतिन अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसकी आंखों में बीते दिनों का सारा मंजर घूम गया। अस्पताल का वो गलियारा, दीप्ति के आंसू, अलका भाभी का मंगलसूत्र और माँ के बेक्रूर शब्द। जतिन ने अपनी व्हील चेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया। कमरे में केवल मीरा जी के रोने की आवाजें आ रही थीं। जतिन ने बेहद शांत, गंभीर और दिल को चीर देने वाली आवाज में कहा, माँ, आपका खाना, आपका कपड़ा, आपकी दवाइयाँ, आपके इलाज का आखिरी दम तक जो भी खर्च होगा वो मैं और बड़े भैया मिलकर उठाएंगे। हम अपनी जेब से खर्च करेंगे, वो हमारा फर्ज है। और हमारे संस्कार हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाते। लेकिन अब मैं या दीप्ति तुम्हारे इस पैसे का क्या करेंगे? मीरा जी ने रोते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी संवार देगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं। माँ, जतिन ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। जब मेरे बच्चे फटे जूते पहनकर स्कूल जाते थे और दीप्ति रात रात भर सिलाई करती, तुम्हारी किस्तें चुकाती थी, तब इस पैसे ने हमारी मदद नहीं की। मेरी जिंदगी से बढ़कर तुम्हारे लिए ये पैसा था ना। जब मैं अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रहा था, तब तुमने इस पैसे को अपनी छाती से चिपका रखा था। तो अब एक काम करना माँ, इस पूरी रकम को, इस 85 लाख रुपए को तुम अपनी मौत के बाद अपनी चिता में अपने साथ रखवा लेना।
जतिन, ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मीरा जी चीख पड़ी, उनका दिल बैठने लगा। माँ? जतिन की आंखों से एक आंसू टपक गया। माँ तो वो होती है जो बच्चों के लिए अपनी जान दे देती है। तुम तो साहूकार थी। इस दुनिया से आज तक कोई धन दौलत और माया साथ लेकर नहीं गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मरने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारी ये रकम जरूर जाएगी, क्योंकि तुमने इसके लिए अपने बेटों के दिल तोड़े हैं। हमें तुम्हारा एक भी रुपया नहीं चाहिए। दिनेश ने भी आगे बढ़कर चेकबुक को वापस मीरा जी के सिरहाने रख दिया। जतिन सही कह रहा है माँ। इस पैसों में हमारे पिता की बेबसी और दीप्ति के खून पसीने और आंसुओं की बदबू है। हम इस पैसे को हाथ लगाकर अपने बच्चों को पापी नहीं बनाना चाहते। आप इसे अपने पास ही रखिए। इतनी कड़वी बात बोलकर और माँ के रुपए लेने से साफ इनकार करके जतिन ने अपनी व्हील चेयर घुमाई और कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे दिनेश, अलका और दीप्ति भी बिना मुड़े बाहर चले गए। मीरा जी की आंखें शर्म, पछतावे और दुख से झुक गईं। वे उस सोने कमरे में अकेली रह गईं। उन्होंने अपनी पासबुक को देखा, जो अब उन्हें किसी कफन की तरह लग रही थी। वे पूरी रात रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। बच्चों के दिल जो उन्होंने खुद पत्थर के बनाए थे, वे अब नहीं पसीजे। लेकिन बेटे लौट कर वापस आए और अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले गए। उनका इलाज करवाया, देखभाल की। दोनों बहुएं रात रात भर जागकर मीरा जी को देखती। मीरा जी बार बार बहुओं से कहती, बेटी, जब तक तुम दोनों में ये पैसे बट नहीं जाते, मैं चैन से मर नहीं पाऊं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम ये पैसे बांट लो। अरे, बच्चों की गलती माँ बाप माफ कर देते हैं, क्या तुम अपनी माँ के पापों को माफ नहीं कर सकते? अब की बार दोनों बेटों ने एक दूसरे को देखा और कहा, माँ, अगर तुम चाहो तो इस पैसे को किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या स्कूल को दान कर सकती हो। नहीं बेटा, उस समय मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, पर मुझे पता है कि जतिन के इलाज में तुम दोनों पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया है। इस पैसे से अपना अपना कर्ज चुका देना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा अंतिम समय है, अपने हाथ इधर दो। उन्होंने दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर उनसे वादा लिया, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, मेरे पास वक्त कम है। दिनेश और जतिन ने एक दूसरे को देखकर रोते हुए माँ से वादा किया। तभी मीरा जी के चेहरे पर एक सुकून का साया लहराया और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मीरा जी दुनिया से विदा हो गईं, लेकिन वो पीछे छोड़ गईं एक ऐसा खौफनाक और मर्म स्पर्शी सबक, जिसे वो पूरा शहर कभी नहीं भूल पाया, कि इंसान पैसा कमाता है रिश्तों को संवारने के लिए, लेकिन जब पैसे के लिए ही रिश्तों का कत्ल कर दिया जाए, तो वो पैसा अंत में सिर्फ एक तिजोरी का कफन बनकर रह जाता है, जो लाश को तो ढक सकता है, लेकिन आत्मा को सुकून नहीं दे सकता। दोस्तों, क्या मीरा जी का अपनी तिजोरी और 80 लाख रुपए के प्रति ये सनकी लगाव सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कंजूसी थी, या इसके पीछे बुढ़ापे में अकेले हो जाने और असुरक्षा का कोई गहरा डर छिपा था? अंत में व्हील चेयर पर बैठे जतिन ने अपनी मरती हुई माँ से जो कड़वी बात कही, कि इस रकम को तुम अपनी मौत के बाद अपनी चिता में रखवा लेना, क्या एक बेटे के रूप में उनका ऐसा कहना जायज था? या माँ चाहे जैसी भी हो, मौत के बिस्तर पर उसे माफ कर दिया जाना चाहिए था? ये कहानी आज के दौर में बिखरते संयुक्त परिवारों और पैसों की होड़ में पीछे छूटते जा रहे मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। आपके विचार में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार और इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।